नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। सबसे पहले हर भारतीय को, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उन सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं, दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज पूरा देश अपनी स्वाधीनता दिवस को बड़े जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसकी शुरुआत आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। उन्हें मार्च पास्ट की सलामी दी गई। ध्वजारोहण से पहले, लाल किला पहुंचने से पहले वो बापू की समाधि पर राजघाट गए और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये आज का दिन हर भारतवंशी के लिए गौरवपूर्ण दिन होता है। इसमें कोई रंच मात भी किसी को कोई शक शुबहा नहीं होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने करीब करीब 1.5 घंटे या उससे कुछ ज़्यादा देश के नाम अपना संबोधन दिया। हाँ, इस बार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 11वीं बार उन्होंने लाल किले के प्राचीर से न केवल झंडोत्तोलन किया बल्कि देश के नाम अपना संबोधन भी दिया। लोगों को उम्मीद थी कि जैसा कि होता चला आया है कि आज के दिन प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो उसमें भविष्य की योजनाएं दिखाई देती हैं, रोड मैप दिखाई देता है। आज क्या कुछ दिखा, क्या कुछ आप लोगों ने सुना, क्या समझा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिस ढंग से देश को संबोधित किया, उसमें बतौर पत्रकार मुझे आज कुछ भी नया दिखाई नहीं दिया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे किस्सा गो भी हैं। उनके पास शब्द भंडार भी विपुल शब्द भंडार है और जिसके चलते वो रोज कुछ न कुछ नए शब्दों का चयन करते हैं, नए शब्द गढ़ते भी हैं। पिछले 10 सालों में बहुत सारे शब्द उन्होंने दिए। हालांकि आज पहली बार उन्हीं अपने ही दिए शब्दों से विमुख होते हुए भी दिखाई दिए जब उन्होंने शेड्यूल ट्राइब को वनवासी नहीं कहा, आदिवासी कहा। आदिवासी ही हैं वो। इस बात को लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी बारीकी से समझाया था। लिहाजा आज प्रधानमंत्री वनवासी से आदिवासी पर लौट आए। आज उन्होंने एक नया वाक्य का प्रयोग किया जिसका नाम था, उन्होंने दिया कि 2014 के पहले इस देश में जो संस्कृति काम कर रही थी वो संस्कृति और कुछ नहीं, माई बाप कल्चर था। अब ये इसके क्या मायने हैं ये खुद वो समझाएंगे या वो खुद समझ रहे होंगे। जनता ने इसको किस रूप में लिया, किस तरह से समझा, ये जिसका जवाब जनता ही दे पाएगी। इस पूरे 90 मिनट के भाषण के दौरान बार बार यही लगा कि प्रधानमंत्री किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं।
रोड मैप देने की जगह उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और जो अमूमन 2014 से जो चीजें चल रही हैं कि उसके पहले 2014 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, उन सब का भी उल्लेख किया। कुछ बिंदुओं पर मैं आपके सामने आता हूं। प्रधानमंत्री ने ये बताने से गुरेज नहीं किया कि जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है और उन्होंने कहा कि अब वो उनके ऊपर कोई उम्र का असर नहीं है, वो 3 गुना ज्यादा सख्ती से काम करेंगे। उन्होंने 2047 विकसित भारत का अपना पुराना स्लोगन भी दिया। हाल फिलहाल की बात नहीं है, 2047। आज के भाषण में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजादी के बाद से इस देश में सिविल कोड जो था वो सांप्रदायिक था, उसको बदलने की जरूरत है। ये देश के लोगों ने उनको बताया है। अब इस देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। जो लोग संविधान से सेकुलर शब्द को लेकर के जितना चिढ़ते हैं, कितना उससे घृणा करते हैं, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। आज उन्होंने, प्रधानमंत्री ने सेकुलर सिविल कोड की बात की। उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद का उल्लेख भी किया। आप समझ सकते हैं कि इसके सहारे, इन दोनों शब्दों के सहारे वो कहां अटैक वो कर रहे हैं, कहां हल्ला बोल रहे हैं। अब एक अच्छी चीज उन्होंने कही कि उन्होंने 1 लाख युवाओं की फौज तैयार कर दी है राजनीति में आने के लिए। वो युवा चाहे जिस भी दल में जाएं, लेकिन एक तरह से उनका ये इशारा था या इशारा रहा होगा कि वो 1 लाख युवा जो आ रहे हैं राजनीति में, यानी कि जो युवा शक्ति से भरा हमारा देश है, उस देश में अब युवा भी राजनीति की आने लगे हैं। सवाल ये उठता है कि युवा इस राजनीति में कब नहीं थे? कभी इसी देश में अतीत में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता था। तो युवा तुर्क का मतलब तो कुछ युवा से ही होगा। युवा तुर्क किसी बुजुर्ग को तो कहा नहीं जाएगा। आपको यह भी याद होगा कि इस देश में अब की बार लोकसभा के चुनाव में युवाओं ने देश की सियासत को बदलने का काम किया, जिसके चलते बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री ने इशारा किया किसकी तरफ, ये भी आप समझ सकते हैं कि निराशा में डूबे लोग। निराशा में कौन डूबा है? किसकी सियासत इतनी कमजोर हो गई है कि वो निराशा के गर्त में जा चुका है? शायद कहीं वो अपनी पार्टी की बात तो नहीं कर रहे। और चुनावी भाषण का मैंने जिक्र किया तो प्रधानमंत्री ने आज स्वाधीनता दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा को भी याद किया और उसके साथ ही
जंगलों में रहने वाले आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया। बात उन्होंने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की भी की। इसे बहुत शर्मनाक बताया और इसके खिलाफ पुरजोर पूरी ताकत से लड़ने की बात भी की और इसे पूरी तरह से ऐसी घटनाओं को खत्म करने की भी बात की। लेकिन ये काम खत्म होगा कैसे? नीचे से तो ये खत्म होगा नहीं। जब बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी किसी छात्रा के साथ असलहों के दम पर उसके साथ गैंग रेप करते हैं, प्रधानमंत्री खुद एक ऐसे प्रत्याशी का लोकसभा में जाने का की तरफदारी करते हैं जिसके ऊपर मास रेप के आरोप हों। रवन्ना का नाम आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। इनके पार्टी के ही कई लोग उस महिला अत्याचार, महिला शोषण में लिप्त हैं। हाल ही में ओलंपिक खत्म हुआ है जिसमें हमारी एक बहादुर बेटी विनेश फोगाट महज 100 ग्राम अधिक वजन के चलते वो स्वर्णिम सफलता से चूक गई। स्वर्णिम नहीं तो कम से कम रजत पदक तो मिल ही जाता। लेकिन उस भारत की बेटी ने किन किन दुश्वारियों को झेलते हुए ओलंपिक तक का अपना सफर पूरा किया, ये भी इस देशवासियों से छुपा हुआ नहीं है। और उसके पीछे कौन था, उन दुश्वारियों के पीछे कौन था? बीजेपी के तत्कालीन सांसद बृजभूषण शरण सिंह। तो अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इस देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो पहले उन्हें अपनी पार्टी के लोगों को ही दुरुस्त करने की जरूरत होगी। अपने अंदर से इसकी सफाई शुरू करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया। वहां जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है, उससे न पड़ोसी देश होने के नाते भारत की चिंता होना वाजिब है। लेकिन इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पिछले 1.5 साल से अपने ही देश का एक राज्य मणिपुर किस तरह से हिंसा में झुलस रहा है, उस पर कोई टिप्पणी अभी भी नहीं हुई। बात शिक्षा की भी की जा रही है और कौशल की भी की जा रही है। आपको याद होगा कि इन्हीं सरकारी एजेंसियों ने यह बताया था कि बेरोजगारी के पीछे स्किल्ड वर्कर का न होना, स्किल्ड यूथ का न होना सबसे बड़ा कारण बन रहा है। प्रधानमंत्री ने आज अपने लंबे भाषण में मेडिकल की पढ़ाई का जिक्र किया और बताया कि अब वो जल्दी ही, अभी उन्होंने इन 10 सालों में 1 लाख मेडिकल सीटें सृजित की हैं और अभी और 75,000 सीटें वो सृजित करने जा रहे हैं। बावजूद इसके, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे बच्चे यूक्रेन से, रूस से
मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके अपने देश लौटे और उन्हें उनके लिए उनकी पढ़ाई पूरी करने का कोई इंतजाम अपने देश में नहीं हो सका, लिहाजा उन्हें वापस उन्हीं संस्थानों में जाना पड़ा जहां से वो छोड़ करके अपने देश आए थे। नई शिक्षा नीति की बात की और उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि देश के बच्चे बाहर न जाएं बल्कि बाहर का युवा भारत आए और यहां शिक्षा ग्रहण करे। हालत यह है इस देश की कि पिछले कुछ सालों में 8-10 लाख बच्चे अपना देश छोड़ करके अच्छी शिक्षा के लिए विदेश चले गए। ये नई शिक्षा नीति जो 3 साल से जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका आंकड़ा है। उन्हीं 3 सालों में करीब 7-8 लाख बच्चे इस देश से बाहर गए हैं। प्रधानमंत्री एमएसएमई की भी बात करते हैं। वो एमएसएमई जिसकी रीढ़ ही टूट गई है इन 10 सालों में, और खास तौर पर 2016 का वो नोटबंदी और उसके बाद से जीएसटी की गलत नीतियों। प्रधानमंत्री जब बात करते हैं सड़कों की, पर्यावरण की बात करते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और बताते हुए उन्हें फक्र होता है कि दुनिया में जितना काम हो रहा है धरती को बचाने के लिए उससे कहीं ज्यादा काम भारत में हुआ है। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। मैं बनारस को बिलोंग करता हूं। इसी बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो धरोहर वृक्ष थे 100 साल पुराने, उन्हें काट करके बेच दिया जा रहा है। यह सिलसिला लगातार जारी है। इस पर आप लोगों को एक वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था जिसमें एनजीटी ने बाकायदे खुद पहल करते हुए एक जांच कमेटी बनाई है। आज वास्तव में हरितिमा लाने की जरूरत है। वहां पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, सड़कें बहुत सारी बनी, बनते देर नहीं कि एक हल्की सी बारिश में ही उसकी परतें उखड़ने लगती हैं। पुल इतने सारे बने जो अब ढहने भी लगे। एयरपोर्ट की हालत खराब है, वहां भी पानी चूने लगता है। हाल ही में अभी मुश्किल से 8 महीने हुए जिस रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन उन्होंने खुद किया था, वहां से पानी टपकने लगता है और परिसर में पूरा जलमग्न हो जाता है। नया संसद भवन वो भी टपकता है और उसके पूरे कैंपस में जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। इसी बनारस में जो कैंट लहरतारा फ्लाईओवर बना, बनते समय वो ढहा जिसमें कितने लोगों की मौत हुई, लोग घायल हुए। फ्लाईओवर के ऊपर वाटर लॉगिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बदौलत उन्होंने दावा किया कि दुनिया के बहुत सारे निवेशक उनसे मिलना चाहते हैं, मिलने को आतुर हैं, देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए, महाशक्ति बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए।
बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई का जो जिक्र उन्होंने किया कि 75,000 सीटें और बढ़ा दी जाएंगी, जिस दिन लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आया उसी दिन नीट यूजी का परिणाम आया और उसमें क्या कुछ हुआ आप सब उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या इस तरह की शिक्षा चाहिए? अगर 75,000 सीटें बढ़ा भी जाती हैं तो 1,75,000 से कुछ ज्यादा सीटें हो जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में भी बच्चों की लड़ाई उस रैंकिंग के लिए टॉप पर जाने की इसलिए होती है कि महज 55,000 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनके माता पिता जुगाड़ करके अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई पूरी करवा दें। लेकिन बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसके अंदर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का वो सपना भी नहीं देख सकते। माने आम आदमी इस स्थिति में है ही नहीं। वो काम भी कोई करोड़पति ही कर सकता है। ये नई शिक्षा, और जब पेपर लीक के माध्यम से, गुणा गणित के माध्यम से जो बच्चे एमबीबीएस में दाखिला लेंगे, जो वो चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद वो कैसी चिकित्सा करेंगे इसकी कल्पना भी की जा सकती है आसानी से। प्रधानमंत्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस देश में खिलौने तक विदेश से आते थे। इस बनारस में लकड़ी के खिलौनों का कारोबार उद्योग पूरी तरह से ठप हो चला है। वो कारीगर दो चार चंद लोगों को छोड़ करके वो कारीगर आज फांकी करने की स्थिति में है। बनारसी साड़ी का कारोबार पूरी तरह से टूट चुका है, खत्म हो चुका है। भदोही का कालीन कारोबार खत्म हो चुका है। आप किस तरह के विकास का रोड मैप आप दिखा रहे हैं? क्या इस तरह से आप भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? आज भी आपने किया। फिर आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी की जांच से क्यों दूर हो जाते हैं? सवाल इसका भी होना चाहिए। जीरो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस में तो वो भी आता है, तो वहां तो पूरी की पूरी पार्टी ही आपकी जो है वो बचाव की मुद्रा में आ जाती है। आप महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं। 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके उनके उन्नयन की बात करते हैं, उनकी आर्थिक आजादी की बात करते हैं। महिलाओं को गैस का चूल्हा देने की बात करते हैं। चूल्हा तो आपने दे दिया, गैस कहां से आएगा? 1,000 रुपए देने की कुवत हर किसी के अंदर है नहीं। वो सिलेंडर जिन लोगों को आपने वो चूल्हा पहुंचाया, चूल्हा और सिलेंडर एक कोने में पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है। उसकी भी पड़ताल कर लेनी चाहिए। लाभार्थियों को आप गिनाते हैं
आप ये भी दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और उसी तरफ दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए हैं दुनिया की, 47 तक हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी चीजें नहीं चलेंगी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें आज के प्रधानमंत्री के 90 मिनट से ज्यादा के भाषण की, तो वो उन चुनावी भाषणों से कुछ भी अलग नहीं था। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। विपक्ष परिवारवाद और जातिवाद में उलझा है, भ्रष्टाचार है तो विपक्ष ही कर रहा है, और जो सबसे बड़ा तगमा आपने आज दिया, माई बाप कल्चर, भ्रष्टाचार की स्थिति इन 10 सालों में दुगनी नहीं तिगुनी हो गई है। उसको महसूस किया जाए तब पता चलेगा। महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन उस संविधान में क्या कुछ इस लोकतंत्र को बचाने का, कायम रखने का, जो आप तो संविधान की प्रस्तावना जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी उसको भी कोर्स से बाहर करवा दिया आपने। आप वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात करते हैं, और जब 2024 का इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय चुनाव आयोग से पूछा गया कि पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा के भी चुनाव जहां जहां होने हैं कम से कम, और कहीं नहीं तो जम्मू कश्मीर में करा लीजिए। लेकिन नहीं, तब तो चुनाव आयोग ने कहा कि एक साथ इतना बड़ा चुनाव, इतने बड़ी, वो भी इतने संवेदनशील क्षेत्र में नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होगी जो उपलब्ध नहीं हो पाएगी। बावजूद उसके वन नेशन वन इलेक्शन, आपने तो वन नेशन वन टैक्स भी कहा था। और तो और हर चीज के लिए राज्य आगे आवे, और गणराज्य की जो संकल्पना है उसको तार तार कौन कर रहा है, उस पर भी ध्यान दे। उस पर कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि पूरे 90 मिनट से ज्यादा के इस संबोधन के दौरान केवल विपक्ष पर हमला, और 2014 से लेकर के 2024 तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को ही गिनाया गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, नया कुछ भी सुनने को नहीं मिला। जैसे आपने ही 2014 में देश भर में स्वच्छता अभियान का नारा दिया था, उसकी बात अब करना बेमानी है। आपने युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसकी बात करना भी बेमानी है। तो फिर किन 2047 में आप विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, वो उन चंद पूंजीपतियों के लिहाज से जो दुनिया के 10 अरब पतियों में आते हैं,
बाकी 90-95% जनता जिसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में 136वें नंबर पर है, क्या वो व्यक्ति भी विकसित राष्ट्र की बात को पचा पाएगा? जो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी जिसके लिए एक संग्राम होता है, जो स्थिति इस समय महंगाई और बेरोजगारी की है, जो देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत है, 1-2% को लेकर के आप विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते हैं। राष्ट्र विकसित होगा तभी जब आप समग्र की बात करेंगे, आखिरी व्यक्ति तक उस विकास की पहुंच होनी चाहिए। लेकिन आप तो यूपीए सरकार ने जो मनरेगा दिया था उसका भी बजट कम करते चले जा रहे हैं। शिक्षा के बजट में कमी। आप नौकरी देते हो अग्निवीर जैसी की जो 4 साल के बाद वापस आ जाए। आपकी उम्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि 11 साल हो गया, और अब आप बात करते हैं कि अग्निवीर केवल 4 साल ही नौकरी करेगा। क्यों? तो आज जो कुछ भी 90 मिनट में हुआ वो आपके सामने मैंने रखा है, एक तुलनात्मक विवरण रखने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप अपने विचार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।